आप एक आम आदमी के लेवल से अप आ जाओ। ये भी क्या कम है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हमने हेडिंग क्या डाली थी बताओ। हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट किया था ना। ठीक है, उसमें वो मेथड देखे थे अपन ने। बताओ कौन कौन से मेथड थे। एक तो लमसम, और क्या इंस्टॉलमेंट, और क्या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, और एक और था परचेज ऑफ ओल्ड डिबेंचर। ये देखे थे अपन ने। अच्छा, अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप बीकॉम देने जाओ तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे बीकॉम के लिए। ये पूरी तरह से इर्रेलेवेंट है। बीकॉम में ये किसी काम का नहीं है। बीकॉम के लिए आपको वो 5 राइटर 6 राइटर की बुक है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने और बीकॉम के सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल अलग है। नॉर्थ और ईस्ट की तरह, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम की तरह, उत्तर दक्षिण की तरह बिल्कुल अलग अलग है। तो इनको पढ़ के आप बीकॉम के क्वेश्चन बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, सीए के लिए। इंस्टीट्यूट अननेसेसरी की जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें उनको हटा रहा है। क्योंकि होगा क्या, बीकॉम के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे ना, तो उन इन्वेस्टमेंट को बेचने पर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। जबकि अपना इंस्टीट्यूट कहता है कि एक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट खरीद रही है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाउ कैन इट परचेज सच वेरिएबल इन्वेस्टमेंट जिनके भाव रोजाना अप और रोजाना डाउन होते हों। उसे ऐसे चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो एकदम क्या हो, फिक्स हो, फ्रीज हो, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर ना तो प्रॉफिट होंगे ना लॉस होंगे। जनरल जनरल बोल रहा हूँ, जनरल। तो इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और कल मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ चीज़ें बताई थी। एक तो बताई थी 10 वाली चीज़, एक बताई थी 15 वाली चीज़। तो नोट करेंगे। नंबर 1, एवरी कंपनी in which debentures are issued would like to maintain DRR account। वुड लाइक टू मेंटेन, कौन सा वर्ड बोला मैंने, ब्रैकेट में लिखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, DRR अकाउंट, which must be equals to 10% of total value of debenture, 10% of total value of debenture। कितना DRR मेंटेन करना पड़ेगा, डिबेंचर की वैल्यू का 10%। और डिबेंचर के वैल्यू का 10% मेंटेन करने की एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। क्या एंट्री होगी। अब होगा क्या कि आपको सवाल देंगे। क्या देंगे आपको, सवाल। और कुछ सवालों में ऐसा होगा DRR मेंटेन ही नहीं होगा, तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन से पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, DRR। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें DRR होगा तो सही, लेकिन वो 10% से क्या होगा, कम होगा। तो आप बैलेंसिंग फिगर का DRR और मेंटेन करोगे, एंट्री क्या कर दोगे, P&L टू DRR।
कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें ऑलरेडी डीआरआर मेंटेन होगा, तो आपको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितनी तरह के सवाल होंगे? एक तो डीआरआर मेंटेन ही नहीं होगा, तो आप पूरा डीआरआर मेंटेन करोगे। एक में डीआरआर मेंटेन तो होगा लेकिन कम अमाउंट का होगा, तो आपको एडिशनल मेंटेन करना पड़ जाएगा। एक सवाल ऐसा होगा पहले से ही खूब सारा डीआरआर पड़ा है 10% से ज्यादा का, तो आपको डीआरआर का कुछ भी नहीं करना है, सीधा कौन सी एंट्रियां करनी है? रिडम्पशन की। अरे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि रिडम्पशन से पहले आपकी बैलेंस शीट में डीआरआर होना चाहिए, वो भी टोटल डिबेंचर की वैल्यू का 10%। नंबर 2, एवरी कंपनी would like to invest in DRRI account, would like to invest in DRRI account। पूरा नाम लिखेंगे, बताओ पूरा नाम क्या होगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, DRRI account, which is equals to 15% of the redeemable value of investment, redeemable value of debenture, which is equals to 15% of the redeemable value of debentures। अरे क्लियर है? ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं, कम में दिक्कत, ज्यादा में तो कोई दिक्कत है ही। कितने पॉइंट हो गए? एक तो कितना परसेंट? 10%। क्या क्रिएट होना चाहिए? डीआरआर। और क्या होना चाहिए बताओ? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए बताओ? 15%। किसका 15%? रिडीम होने वाले डिबेंचर की वैल्यू का। डीआरआर बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि आप अपने फ्री रिजर्व जो हैं उनको ब्लॉक कर दो, उनको डिबेंचर में न बांटो, क्योंकि जैसे ही आदमी को, कंपनी को फ्री रिजर्व दिखते हैं वो तुरंत किन की तरफ भागती है? डिविडेंड बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? तो फ्री रिजर्व को ब्लॉकिंग करने के प्रोसेस का पर्पज है डीआरआर बनाना। भाई जैसे ही बैलेंस शीट में पी एंड एल दिखता है, सारे के सारे मेंबर्स एजीएम में क्या चिल्लाते हैं? डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। तो एंट्री क्या हो जाती है? पी एंड एल टू डिविडेंड। और दूसरी एंट्री क्या हो जाती है? डिविडेंड टू बैंक। इधर से पी एंड एल साफ, इधर से बैंक साफ। फिर बाद में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो ब्लॉकिंग लगानी पड़ती है। ब्लॉकिंग किधर किधर लगानी पड़ती है? लाइबिलिटी साइड में भी ब्लॉकिंग लगानी पड़ती है, एसेट साइड में भी ब्लॉकिंग लगानी पड़ती है। लाइबिलिटी में ब्लॉकिंग लगाने का तरीका क्या है? पी एंड एल टू डीआरआर। ऐसा करने से फ्री रिजर्व अब किस में बदल गए? ऐसे रिजर्व में बदल गए जो डिविडेंड में नहीं बांटे जा सकते। इधर बैंक में ब्लॉकिंग लगा दी। क्या ब्लॉकिंग लगा दी? इन्वेस्टमेंट खरीद लिए। इधर से पी एंड एल गायब, इधर से बैंक गायब, तो डिविडेंड दिखता ही नहीं। क्या नहीं दिखता? डिविडेंड। क्योंकि आपको फ्यूचर में हैवी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्योंकि डिबेंचर लेना, इशू करना बड़ा आसान है। इशू कर दिए, पैसे आ गए, लेकिन जब चुकाने की बारी होती है तो फंडिंग तो होनी चाहिए ना। क्योंकि ऐसे रूल है कि यदि ड्यू डेट पर डिबेंचर का रिडम्पशन कंपनी नहीं कर पाती है तो कंपनी ऑटोमेटिकली किस में चली जाती है? वाइंडिंग अप में। तो इतना खतरनाक काम है, कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी, तो पहले से इंतजाम तो करे। अब चक्कर क्या पड़ता है? आदमी जब तक इंतजाम नहीं करता है जब तक डंडे नहीं पड़े। क्या नहीं पड़े? ऑटोमेटिकली कोई करता है क्या? सवाल ही नहीं। आज तक बच्चों को ही बोला जाता है तुम्हारी बोर्ड, तुम्हारी बोर्ड।
मई में तुम क्या कहते हैं, मार्च में तुम्हारी परीक्षा, मार्च में तुम्हारी परीक्षा। बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ते हैं क्या? सवाल ही नहीं। जब टीचर दे मुक्का दे लात मारता है तो अपने आप ही पढ़ते हैं। वही काम यहां पर किया जा रहा है कि मैंडेटरी किया जाता है कि ऐसा कर भाई, ये करना चाहिए वॉलेंटरी, लेकिन इनको क्या बनाया जा रहा है? मैंडेटरी, ताकि इधर से ब्लॉकिंग लग जाए, इधर से ब्लॉकिंग लग जाए, पैसा कंपनी के अंदर रह जाए और ड्यू डेट पर पैसा चुकाने की क्या हो? स्थिति हो। वरना कंपनी किस में चली जाती है? वाइंडिंग अप में, बंद। क्योंकि आप ड्यू डेट पर लोन प्रोवाइडर्स के पैसे नहीं चुका पा रहे, आप कैसी कंपनी है? तो आपको इंतजाम करने चाहिए। वो तो शुक्र करो कि इतने इतने से ही कर रखे, बाकी पहले रूल थे 50-50% के। कितने परसेंट के? 50-50। सरकार ये सोचती है कि यदि अपन इतने ज्यादा रखेंगे तो कंपनी बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं बांट पाएगी, डिविडेंड नहीं बांट पाएगी तो बाजार में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम बेसिस पर ये लिमिट्स क्या होती रहती है? चेंज। सरकार प्रमोट करना चाहती है तो लिबरलिटी दे देती है, सरकार खींचना चाहती है कस देती है। सरकार के ऊपर है पूरा का पूरा। जैसे अभी टैक्स शेड्यूल जो चल रहा है, वो चल रहा है 5%, 10%, 30% ऐसे चलता है। लेकिन जब सरकार का बस चले तो वो हो सकता है बोल दे कि नहीं, कोई 30% नहीं, अब से 60%। हमारे टाइम में हम पढ़ते थे इनकम टैक्स की रेट कितने परसेंट? 60%। हाँ थी, बिल्कुल हमारे टाइम में थी, अब हट गई। टैक्स 60% है। बचता क्या था? क्या सरकार ने लगा रखे थे रूल? आप क्या कर लो? राजा के ऊपर कोई राजा होता है क्या? रूल इज रूल। और इन फ्यूचर आएगा, इन फ्यूचर सीधा आएगा, जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करके टैक्स निकालेंगे। आगे आने वाले टाइम में जीएसटी और इनकम टैक्स को बांध देंगे। किसको? क्या कर देंगे? बांध देंगे। कैसे बांधेंगे भाई? एक आदमी खरीदेगा, खरीदेगा तो किल से खरीदेगा? बिल से खरीदेगा। बिल से खरीदेगा तो बेचेगा, बेचेगा तो कहेंगे कोई खर्चा अलाउड नहीं, कोई कुछ नहीं, तू जाने तेरा काम जाने, ये है तेरा टर्नओवर, दे दे हमको 5%, खत्म। तू चाहे खर्चे कर मत कर, कुएं में पड़। और कोई कहेगा मेरे तो बिक ही नहीं रहे। परचेज और सेल, परचेज पर भी टैक्स लगा देंगे, सेल पर भी टैक्स लगा देंगे, विच एवर इज ग्रेटर आपको पे करना पड़ेगा। परचेज मल्टीप्लाई बाय दिस, सेल मल्टीप्लाई बाय दिस। कोई कहेगा मेरे बिका ही नहीं, तो देखिए धंधा बंद कर, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है भाई? कोई आदमी ये कहेगा ना कि देयर इज नो सेल ड्यूरिंग द ईयर, वेरी गुड, सेल नहीं है, हाँ क्लोज द बिजनेस। ऐसे कसने के रूल्स आएंगे। अभी तो लिबरलिटी है, चिंता मत करो। ओके, कितने रूल बता दिए मैंने? डीआरआर कितना? डीआरआरआई कितना? 10% किसका? वैल्यू का, फेस वैल्यू का। और 15% किसका? रिडीम होने वाले डिबेंचर की वैल्यू का, फेस वैल्यू। अब लिखो अगला पॉइंट, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ DRR and DRRI. DRR and DRRI. General entry in respect of DRR and DRRI. Number 1, P&L account debit to DRR. पहली एंट्री क्या लिखी बताओ? P&L account debit to, नरेशन लिखो, P&L account debit to DRR का, being setting aside the fixed amount, being setting aside the fixed amount of profit for redemption, setting aside the
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। एंट्री बोलो, क्या बोली मैंने? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू DRR। दूसरी एंट्री बोलो क्या होगी? हाँ बोलो बोलो, घबराओ मत। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखो DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन क्या होगी बताओ? बीइंग इन्वेस्टिंग द अमाउंट फॉर रिडम्पशन, being investing the amount for redemption। समझ गए? अब मुझे बताओ, इसमें बुक में नहीं लिख रखा, लेकिन मैं बता रहा हूं, बुक ने साफ लिख रखा है कि आप बैंक FD में करते हो, और बैंक FD में क्या मिलता है? ब्याज। क्या मिलता है? वेरिएबल या फिक्स? पक्का मालूम होता है ना पहले से? बताओ ब्याज मिलने की एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट, आगे बोलो, टू इंटरेस्ट। लेकिन थोड़ा सा यहां पर इन्होंने बोला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डर्री। क्या बोला? और एक और एंट्री और कर दी है, इंटरेस्ट ऑन डर्री टू पीएंड। बोलो क्या एंट्री कर दी है? टू पीएंड। तो लिख लो अगली एंट्री, थर्ड, इंटरेस्ट मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डर्री को दी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन डर्री लिख दो रे भाई, तुम काम की चीज ही भूल जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डर्री। नरेशन क्या होगी बताओ? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डर्री। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डर्री। लगा? कितनी एंट्री हो गई? चौथी एंट्री क्या बताई मैंने? इंटरेस्ट ऑन डर्री अकाउंट डेबिट टू P&L। इंटरेस्ट ऑन डर्री अकाउंट डेबिट टू P&L। नरेशन क्या होगी बताओ? बीइंग इंटरेस्ट ऑन डर्री ट्रांसफर टू P&L। इंटरेस्ट ऑन डर्री ट्रांसफर टू P&L। पढ़ लिया? अब सुनो एक मिनट, पहले मैं बोल दूं फिर बात पूछना। ये क्या लगा हुआ है? स्टार। स्टार पढ़ेंगे। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज ईच ईयर। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड इट इज, आगे पढ़ो, इन द इलस्ट्रेशंस गिवन इन द सेम हैज बीन एंड hence interest on dowry is but taken to। तो आप बीकॉम पढ़ोगे ना, तो उन्होंने इस इंटरेस्ट को कहां डाला है? री इन्वेस्ट किया है। अरे क्या किया है? अपने लिए स्टैच्यूटरी वार्निंग डाल दी इसने कि हमने पूरे के पूरे सवाल ये मान करके किए हैं कि सच इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टमेंट। क्या? जैसे आप बैंक में FD कराते हो ना, तो जैसे 5 लाख की FD कराई, कितने लाख की है ना, और 5 साल के लिए कराई, और एक बार इजी कैलकुलेशन के लिए 10% ब्याज ले लेता हूं। कितना परसेंट? तो पहले साल का ब्याज क्या हुआ? तो अगले साल जो ब्याज मिलता है ना, वो 5.5 पर मिलता है। समझे क्या? पहले साल में तो किस पर मिलता है? 5। दूसरे में किस पर मिलता है? 5.5। फिर अगले साल मिलता है 6,05,000। वो री इन्वेस्ट होता रहता है। ये होता है बैंक FD में। लेकिन अपनी बुक में ये वार्निंग दे दी कि आपको हर साल वो इन हैंड मिल जाएगा और ये री इन्वेस्ट नहीं होगा। बहुत आसान कर दिया है, बाकी मजा आता कॉम्प्लिकेशन। अब पूछो क्वेश्चन।
हाँ हाँ, किस चीज के चार्ज? अरे ट्रांसफर का ये तो अपने हाथ की, जैसे आपने किराया चुकाया, किराया चुकाने की एंट्री बोलो रेंट टू बैंक, और पी एंडल में भेजने की एंट्री बोलो पी एंडल टू रेंट, काई का चार्ज लगेगा? हाँ, देखो चार्ज जो होता है ना वो होता है खर्चे के लिए, और ट्रांसफर जो होता है वो होता है इनकम के लिए। ठीक है, ट्रांसफर जो वर्ड होता है वो किसके लिए होता है? इनकम, क्योंकि यहां पर इनकम है, ये कोई खर्चा नहीं। ओके, किसको? देखो बोथ आर फ्री रिजर्व एंड बोथ कैन बी इक्वल प्रायोरिटी। जैसे श्री लगा दो और मिस्टर लगा दो, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो जनरल भी पूरा फ्री है और पी एंडल भी पूरा फ्री है। ओके, कितनी एंट्रियां हो चुकी है बताओ? चौथी एंट्री क्या की अपन ने? इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर किया आपने? अच्छा, अब मुझे बताओ, सुनो, जब आप बेचोगे क्या करोगे? क्या बेचोगे? DRRI। तो बताओ बेचने की एंट्री यहां क्या होगी? FD को एनकैश कराने की एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। कोई प्रॉफिट होगा क्या? नहीं। कोई लॉस होगा क्या? नहीं। तो आप लिखो नेक्स्ट एंट्री। एंट्री लिखने से पहले लिखो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉलोइंग एंट्री आर पास्ट। At the time of redemption of debenture, following entries are passed. At the time of redemption of debenture, following entries are passed. समझ गए? तो DRRI को कन्वर्ट करोगे किसमें? कैश में, पैसों में। बताओ एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI अकाउंट। नरेशन क्या होगी? being DRRI are converted into cash. सेल में एक्चुअली में प्रॉफिट लॉस होता है, और अपन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं। न तो प्रॉफिट है न लॉस है। आपके बीकॉम में सेल और परचेज ही है, और दबा के प्रॉफिट और दबा के लॉस। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो रिडम्पशन करना पड़ेगा। बताओ रिडम्पशन करने की एंट्री क्या होती है? पहले तो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, बोलो क्या बोला मैंने? और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री लिखो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नहीं, जो भी डिबेंचर का नाम हो आप तो लिख देना। यदि रिडीमेबल नाम लिख रखा हो तो रिडीमेबल लिख लेना, कि यदि क्वेश्चन में केवल डिबेंचर है तो डिबेंचर लिख देना। तो एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नरेशन क्या होगी बताओ? बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर ऑन रिडम्पशन। बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर होल्डर लिखा। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, बताओ पेमेंट करने की एंट्री क्या डाली? अब मुझे बताओ
DRRI अकाउंट खुला हुआ है या बंद है? क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया? लेकिन अभी भी एक अकाउंट खुला पड़ा है, बताओ कौन सा? बस उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब ये फ्री रिजर्व हो जाएगा, अब ये डिविडेंड बंटने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जैसे ही डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होगा। DRR अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। हाँ, DRR तो अलाउड है, DRRI पूरी लिख देना। चल जाएगा वैसे यार, नहीं तो बताइए एंट्री क्या बताई? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। नहीं, इसको जनरल रिजर्व में भेजेंगे। P&L में क्या करंट ईयर के प्रॉफिट्स और लॉस रिलेटेड होते हैं, इस कारण से। बिल्कुल हुआ। कुल मिला के ब्लॉकिंग जो की वो इस पर्पज के लिए की कि जब तक डिबेंचर का रिडम्पशन ना हो आप डिविडेंड ना बांट सको उस पैसे से। जैसे ही आपने अपना पर्पज सॉल्व कर दिया, बस ये फ्री हो गया और अब आप इसको डिविडेंड बांटने के काम में ले सकते हो। भाई जिस पर्पज के लिए इसकी ब्लॉकिंग की थी वो पर्पज पूरा हो गया, अब कोई जिंदगी भर ब्लॉक थोड़ी कर सकते हो आप, अब तो फ्री करो, फ्री कर दो जनरल रिजर्व। लेकिन इधर फ्री करने से क्या होगा? उधर पैसे गायब हो गए। CRR का यूज होता है, वहां पर भी ब्लॉकिंग होती है और यहां पर भी ब्लॉकिंग, बोनस में इश्यू कर देते हैं, तो यहां पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बोनस। कौन सा? हाँ, इसमें तो जनरल रिजर्व में ही करना है। इसमें किस में ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व। और वहां पर तो CRR का यूज केवल और केवल क्या है? बोनस। वो कभी भी जनरल रिजर्व नहीं हो। क्या लिखा आपने? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसमें लिखेंगे आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर DRR should be transferred to general reserve. After redemption of debenture, DRR are transferred to general reserve. लिखा? तो बताइए एंट्रियां कौन कौन सी हुई, एक बार शुरू से देख के बताइए कौन कौन सी एंट्रियां हुई। पहली एंट्री कौन सी हुई? P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। दूसरी एंट्री कौन सी हुई? DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री कौन सी हुई? P&L इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। अगली एंट्री कौन सी हुई? इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू, फिर रिडम्पशन की एंट्री की, बताओ कैश में कन्वर्ट करने की एंट्री क्या की? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। फिर अगली एंट्री क्या की? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर अगली एंट्री क्या की? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अगली एंट्री क्या की? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये तो मैंडेटरी काम है। क्या बोला मैंने? जो हर हाल में आपको करना ही करना पड़ेगा। DRR बनाना पड़ेगा, DRRI मेंटेन करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? बताओ डिबेंचर रिडेम्पशन के कितने मेथड बताए थे? पहला मेथड क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। और चौथा क्या? तो अभी हमने उन चारों की एंट्रियां नहीं बताई है, अभी तो हमने बेसिक कंडीशन बताई है कि ये काम होंगे। कौन कौन से काम होंगे? DRR वाला काम होगा, DRRI वाला काम होगा, लास्ट में इन्हें बेचा जाएगा, DRR को जनरल रिजर्व में भेजा जाएगा। अब हम कौन सी वाली एंट्रियां पढ़ेंगे? केसेज वाली एंट्रियां। कौन कौन से केसेज वाली एंट्रियां? लमसम, इंस्टॉलमेंट, परचेज और कन्वर्जन। तो जो फर्स्ट टू है ना, फर्स्ट टू कौन कौन सी है? लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। उनकी कॉमन एंट्रियां होंगी। फर्क क्या होगा? अमाउंट चेंज हो जाएगा। भाई लमसम में तो एक साथ है और इंस्टॉलमेंट में अमाउंट है। तो मैं एंट्रियां बोल रहा हूँ, सुनना। जब लमसम पेमेंट की बारी आए तो वही एंट्री होगी जो हमने बोर्ड पे अभी अभी देखी है। बताओ कौन सी एंट्री होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
लेकिन बाय द वे यदि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर हो, बताओ किस पर हो, तो एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको कहाँ राइट ऑफ करोगे, पी एंड एल में। कहाँ राइट ऑफ करोगे, आपके बीकॉम में सिक्योरिटी प्रीमियम में कर रखा है, अपना इंस्टीट्यूट नहीं मानता है, वो कहता है सेक्शन 434 में लिखा हुआ है कि इन कंपनियों के लिए पी एंड एल ही यूज होगा, तो अपने को इंस्टीट्यूट फॉलो करना है, बीकॉम फॉलो नहीं करना है। तो कितनी एंट्री होगी, 3। तीसरी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एंट्रियां कब होगी, जब आप लमसम पेमेंट करते हो या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो। कब कब होगी एंट्री, लमसम पेमेंट करते हो और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो। देन फिर अपन परचेज वाला केस देखेंगे, देन अपन कन्वर्जन वाला केस देखेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो अगली हेडिंग लगाओ। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पार्टली और फुल्ली का नहीं है। ये शेयर की तरह नहीं होता कि आपका जो डिबेंचर है वो 100 रुपये का 50 रुपये पेडअप है, तो पहले फुल्ली करो और फिर ये करो। लोन में कहीं का फुल्ली और पार्टली, ये लोन है, ये शेयर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ फोर फीचर भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन बनी है, फिर बाद में अलॉटमेंट नहीं दिया डिबेंचर का, फिर कंपनी ये नहीं कह सकती तेरे फोरफीट करेंगे। तो डिबेंचर में आपको पढ़ाने और सिखाने के लिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट किया जाता है। एक्चुअल जीवन में कभी भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट डिबेंचर का होता ही नहीं, एक साथ ही एक बार में ही पैसे ले लिए जाते हैं। लोन में कहीं की किस्तों में पैसे। और इन प्रेजेंट टाइम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पूरी तरह से वाइप अप हो चुके हैं, इशू ही नहीं होते शेयर। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सीधा किस में होता है, एक साथ होता है। वो जमाने गए, ये आउटडेटेड जमाने 8-8, 9-9 साल पुराने, जिनमें एप्लीकेशन आता था, अलॉटमेंट आता था, फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, पैसे नहीं देने पर फोर फीचर हो जाता था। आउटडेटेड चीज़ें हैं। आजकल तो क्या होता है, फुल पहली बार में विद प्रीमियम। ठीक है, अब कोई ज्ञानी महाज्ञानी पहुंचेगा तब हटाएगा, समय लगता है। अपन अभी भी हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, पुरानी जनता मंगल पर पहुंचने की बातें कर रही है। अपनी पुरानी किताबों में यही पढ़ाया जाता है, भाला किसने फेंका, ठीक है, कितने किलो का भाला था, अपन वही बजाए जा रहे। दुनिया कहाँ पहुंच गई। लिखे हेडिंग, जनरल एंट्री जनरल एंट्री in case when redemption of debenture is lump sum or in installment or in installment, बताओ एंट्री क्या होगी पहली, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पूरा ले लो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, percentage debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder। to debenture holder। नरेशन क्या होगी बताओ, being redemption of debenture is due at premium, redemption of debenture is due on premium,
लिख लिया? क्या एंट्री लिखी एक बार वापस से बोलो? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, आगे बोलो प्रीमियम ऑन टू, अगली एंट्री बोलो, लिखो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन बोलो क्या होगी? नरेशन क्या होगी? being payment made to debenture holder, being payment made to debenture holder। लिख लिया? एक और एंट्री और बोली थी मैंने, बताओ। हैं? पी एंड एल, डी आर आर तो जनरल रिजर्व तो कॉमन हो गई ना। यहां पर एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लिख लिया? नरेशन क्या होगी बताओ? being premium on redemption of debenture is written off। being premium on debenture is written off। बताओ जनरल एंट्री कौन से केस की हो गई? यदि आप डिबेंचर का रिडम्पशन किस पर करो? लमसम, या फिर किस पर करो? इंस्टॉलमेंट पर। अब लिखो नेक्स्ट केस, बताओ कौन सा केस लिखवाऊंगा मैं अब? परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। हेडिंग लगाओ, ये है सबसे अच्छा। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कौन सी? वो तो सिंपल पेमेंट की इंटरेस्ट की जो जनरल होती है वो मैंने नोट ही नहीं करवाई। वो तो एज यूजुअल है कि डिबेंचर पर जो ब्याज चुकाते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। वो तो एज यूजुअल है, ठीक है ना? वो तो एज यूजुअल है, वो तो करनी ही करनी है। अपन तो सिर्फ और सिर्फ किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? रिडम्पशन। अच्छा, हेडिंग लगा लिया आपने? क्या हेडिंग लगाई बताओ? परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कैंसिल्ड। हाँ, खुद के डिबेंचर खुद ने खरीदे और उनको क्या कर दिया? कैंसिल। है? पूरा नाम तो यही, खुद के डिबेंचर खुद से खरीदेंगे और फिर उनको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। आप मुझे ये बताइए, खुद के डिबेंचर यदि आप खुद खरीदेंगे और उनको कैंसिल करेंगे तो ओपन मार्केट से खुद के डिबेंचर खरीदने की एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सुन लो क्या एंट्री बोली मैंने? OWN, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस से बोलो क्या बोला मैंने?
कॉपी मत करना, बोर्ड पे देखो केवल। क्या वर्ड बोला मैंने? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आगे बोलो, अगली चीज क्या बोली? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कौन सी एंट्री है बताओ? जब आप खुद ही के डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदेंगे, आप खुद ही के डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो सीधा परसेंटेज डिबेंचर ना करके पहले कौन सा अकाउंट खोलेंगे? ओन डिबेंचर। कौन सा अकाउंट? और दूसरा क्या करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट। और तीसरा क्या करेंगे? बैंक। अब यह प्रॉब्लम पैदा होती है तो सर क्या? जैसे सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर है, कितने रुपए का? और आपने 105 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 105। अब उस 105 के आगे आपको दो चीजें लिखी होगी, या तो लिख रखा होगा एक्स इंटरेस्ट या लिख रखा होगा कम इंटरेस्ट। बोलो क्या लिख रखा होगा? मतलब क्या है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का? मतलब ये नहीं है कि ब्याज के बिना और ब्याज के साथ। यहां पर एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, दोनों में ये एंट्री तो होगी ही होगी। बस एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो अमाउंट दे रखा है वो ये वाला दे रखा है, और यदि कम इंटरेस्ट दे रखा है तो अमाउंट ये वाला दे रखा है। यानी कम इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जिससे हमने खरीदा है उसको हमने यही पैसे दिए हैं, ब्याज के भी यही है और डिबेंचर के भी यही है। लेकिन यदि हमने एक्स इंटरेस्ट खरीदा है तो इसका मतलब है हमने इसके पैसे दिए हैं, ब्याज के हमको अलग से देने पड़े हैं, तो हमारा पेमेंट किया हुआ अमाउंट थोड़ा क्या है? ज्यादा है। तो बताइए, खुद के डिबेंचर आप खरीदोगे, उन्हें हम किस नाम से बोलेंगे? ओन डिबेंचर। क्या बोलेंगे? ये खरीद कितने तरह से हो सकता है? दो तरीके से। बताओ कौन कौन से दो तरीके? एक्स इंटरेस्ट एंड डिबेंचर पर साल में कितनी बार ब्याज जाता है? 2 बार। कितनी बार? एक बार। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, एक तो जाता है 30 सितंबर का और एक जाता है 31 मार्च का। एक तो कौन सा? एक। अब मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। सपोज करो 30 सितंबर और 31 मार्च ब्याज की डेट है। बताओ कौन कौन सी डेट है? ब्याज की डेट है। ब्याज की रेट है 6% पर एनम। ब्याज की रेट क्या है? 6% से भी आसान कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, टंटा खत्म हो जाएगा। 12% पर एनम। साल भर की कितनी है? 12% पर एनम। एक डिबेंचर है 100 रुपए का। एक डिबेंचर है, आप 1 अगस्त के दिन खरीद रहे हो। बताओ कौन से दिन खरीद रहे हो? एक डिबेंचर खरीद रहे हो 100 रुपए की फेस वैल्यू का, और आप खरीद रहे हो 102 रुपए एक्स इंटरेस्ट। क्या खरीद रहे हो बताओ? कौन सी तारीख के दिन खरीद रहे हो? 1 अगस्त। तो बताओ एंट्री यही होगी। क्या लिखा हुआ है एंट्री में? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। इसको फिल करके बताओ कहां कहां पर कौन कौन सा अमाउंट आएगा। पहले तो आप ये बताओ 102 यहां आएगा या बैंक में आएगा? तो ध्यान रखना 102 आएगा ओन डिबेंचर में। तो सर ये ब्याज कैसे निकालें? तो ब्याज निकालने का तरीका है पिछली ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट। बोलो क्या बोला मैंने? यानी पिछली ड्यू डेट ब्याज की कौन सी थी? 1 अगस्त से पहले कौन सी डेट आती है? 31 मार्च। पिछली ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट, तो 31 मार्च से 1 अगस्त तक महीने गिनो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो बताओ 100 रुपए का 12% से 4 महीने का ब्याज कितना हुआ? 100 रुपए का 12% से 12 महीने का 12 रुपए हुआ, और 4 महीने का कितना हुआ? तो बताओ बैंक में कितना आएगा? अरे क्या ये समझ में आया क्या? लेकिन मान लो मैं यहां x की जगह क्या लिख दूं? कम। अब मुझे बताओ आपके आंसर में क्या चेंज आएगा? पहले तो ये बताओ, अब की बार टू बैंक में आप कितना लिखोगे? 102। यहां पर 4 ही आएगा, लेकिन बताओ ऊपर वाला अमाउंट कितना हो जाएगा? 90। बताओ फर्क समझ में आ गया क्या? तो कौन कौन से दो अमाउंट है? एक तो है कम और एक है एक्स। हर केस में यही एंट्री होगी। बताओ एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि एक्स इंटरेस्ट है तो अमाउंट कहां भरा जाएगा? ओन डिबेंचर में।
और यदि कम इंटरेस्ट है तो अमाउंट कहां भरा जाएगा? बैंक में। और ब्याज की एंट्री कहां तक होगी? पिछली ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट। बोलो क्या बोला मैंने? लेकिन मान लो सवाल ये बोले कि आपने नया डिबेंचर, ओन डिबेंचर खरीदा, वो खरीदा 1 अक्टूबर के दिन। कौन सी तारीख के दिन? तो एंट्री यही करोगे, लेकिन यहां पर फिर ब्याज मत ले लेना, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा कौन सी तारीख गई है? 30 सितंबर। तो ध्यान रखना 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में एक ही दिन होता है, तो वहां ब्याज क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए खुद के डिबेंचर खुद खरीदने की एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ क्या ये चीज समझ में आई? कितने केस हो सकते हैं इसमें? 2। कौन कौन से हो सकते हैं? कम हो सकता है और एक्स हो सकता है। एंट्री आपके सामने है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको खुद के डिबेंचर कैंसिल करने हैं। क्या करने हैं? कैंसिल। कैंसिल करने के लिए डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? डीआर, और ओन डिबेंचर क्या होगा? सीआर। तो बताओ कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। वापस से बोलो क्या? तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू ओन डिबेंचर कितना? 102। तो बताओ टैली नहीं होगा? नीचे तो 102 और ऊपर 100। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अरे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्योंकि आपका डिबेंचर कितने का था? 100 का। आपने उसे कितने में खरीदा? 102 में। तो कैंसिल करने पर क्या हो गया? लॉस। तो बताओ एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन कैंसिलेशन। तो बताओ पूरी एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। क्या समझ में आया? लेकिन यदि ये वाला केस हुआ, कौन सा वाला? ये वाला, तो बताओ एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्योंकि अब की बार 100 रुपए के लिए आपने कितने पैसे दिए थे? 98। अरे कितने दिए थे? और ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये तो पी एंड एल में जाएगा ही जाएगा, इसको तो आप जानते ही हो। तो बताओ इसको पी एंड एल में भेजने की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अरे क्या एंट्री होगी? तो बताओ खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदे जाए तो पहली एंट्री तो क्या होगी? बताओ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपकी बुक में डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख रखा है, एक ही बात है, एक ही बात है। आपकी बुक में 2 तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं। कितने तरह के? एक में तो ओन डिबेंचर से और एक में सीधा सटाके के साथ में खुद के डिबेंचर डेबिट, और एक साथ ही प्रॉफिट लॉस का सल्टारा। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेटर यही है कि हर बार आप कौन सा अकाउंट खोल लो? ओन डिबेंचर। इसने क्या कर रखा है? एक क्वेश्चन तो ऐसे कर रखा है कि एक ही एंट्री में सल्टा, डिबेंचर को डेबिट कर, प्रॉफिट लॉस को सेट कर और खत्म कर। तो उसमें क्या थोड़ी दिक्कत रहती है। तो बेटर ये होगा कि पहले आप ओन डिबेंचर अकाउंट खोलो और देन फिर उसकी हेल्प से कैंसिल करो। तो एक एंट्री तो बढ़ेगी, लेकिन गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो बताइए खुद के डिबेंचर खुद खरीदने की एंट्री क्या हुई? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? बताओ परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। और बैलेंसिंग फिगर या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। नीचे आए तो क्या होगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ऊपर आए तो क्या होगा? लॉस ऑन कैंसिलेशन। और ब्याज कहां से कहां तक का होगा? पिछली ड्यू डेट से लेकर के ट्रांजैक्शन डेट। और यहां खुद के डिबेंचर कितने तरीके से खरीद सकता है? 2 तरीके से। कौन कौन से 2 तरीके? एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। यदि एक्स इंटरेस्ट है तो कहां पर भरा जाएगा? ओन डिबेंचर में। और कम इंटरेस्ट है तो कहां भरा जाएगा? अरे क्लियर है? एंट्री लिखो। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखा? डिबेंचर इंटरेस्ट में क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट फॉर
द पीरियड previous due date to transaction date. Previous due date to transaction date. Previous due date to transaction date. लिख लिया? नरेशन की जगह जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखोगे स्टार लगा के, इफ there is X interest purchase, if there is X interest purchase, it means own debenture account value is given. Own debenture account value is given. दूसरा स्टार लगा के लिखो, इफ कम इंटरेस्ट परचेज इज गिवन, कम इंटरेस्ट परचेज इज गिवन, इट मीन्स बैंक वैल्यू इज गिवन. बैंक वैल्यू इज गिवन. सर क्या हम भी डिबेंचर खरीद सकते हैं? तो बिल्कुल खरीद सकते हो. सर फिर हमें ब्याज मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा. सर इसके लिए क्या करें? डीमेट अकाउंट खुलवाओ, पैसे लगाओ, डिबेंचर खरीदो, हर 6 महीने में आपके अकाउंट में ब्याज आएगा. सर बैंक एफडी से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा. सर कितना? 10-11% नॉर्मली. सर सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी केवल इतनी सी है कि आपके पैसे डूबने की दशा में प्रेफरेंस और इक्विटी से पहले मिलेंगे, बस. इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी नहीं. यानी यदि डूबने की बारी आएगी तो आपका नंबर कम से कम उनके बाद होगा. यानी उनके पैसे तो 100% डूबेंगे, लेकिन आपके डूबने के चांस उनकी तुलना में क्या है? कम. तो कई लोग लगाते हैं 12%, 10%, कई तरह की ट्रेडिंग है. लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इतने में मिल जाता है आराम से. हाँ, लाख रुपए तक के मिल जाएंगे आप. लाख, 1.5 लाख. एक वो तो सिंपल इनकम टैक्स जो होता है, टीडीएस कटता है. हाँ. इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, लोग बाग करते भी हैं. हो गया ये? अगली एंट्री बताओ, कैंसिल करने की अगली एंट्री क्या होगी? बताओ, खुद की एंट्री कैंसिल करने की क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन. सर लॉस भी तो हो सकता है, तो प्रॉफिट लिख दिया. लॉस का काम क्यों करें अपन? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन. नरेशन हो जाएगी, being own debentures are cancelled. Own debentures are cancelled. खुद के डिबेंचर क्या कर दिए गए? अरे ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार कुछ कंपनियां क्या करती है कि खुद के डिबेंचर खरीद लेती है और उन्हें कैंसिल नहीं करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि खुद के डिबेंचर खरीद लो
और टेम्परेरी बेसिस पर इनसे रिलेटेड ब्याज का मीटर रोक लो, क्योंकि अभी 3 महीने तक पैसे की जरूरत नहीं थी। कितने महीने तक? तो ओपन मार्केट से खुद के डिबेंचर खरीद लिए और 3 महीने बाद पैसे की क्या है, वापस जरूरत, तो खुद के डिबेंचर को वापस से बाजार में क्या कर दिया, इशू। तो कई कंपनियां ऐसा करती है कि खुद ही के डिबेंचर होल्ड कर लेती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको वापस से क्या कर देती है, रीइश्यू कर देती है। तो वापस से बाजार में निकालने की एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। अरे बताओ क्या एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। तो कंपनियां कुछ ऐसा भी कर देती है कि वो होल्डिंग पर पटक देती है, दूसरे काम भी कर देती है। जनरली कंपनियां क्या करती है, जनरली जो आपकी बुक में है, आपके कोर्स में है, वो ये है कि खरीदते ही क्या है, कैंसिल है। क्या बोला मैंने? यानी होल्डिंग का काम ही नहीं। किसका काम नहीं? और खरीदते ही क्या है, कैंसिल है। लेकिन मान लो, एक बार मान लो कि आपने खरीद लिया, तो बताओ खरीदने की एंट्री क्या होगी, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर तुरंत कैंसिल ना करके और कुछ दिनों बाद कैंसिल किया। जैसे आपने 1 अगस्त को खरीदा, क्या बोला मैंने, और कैंसिल किया अगले साल की 31 मार्च को। कब कैंसिल किया? सर तो क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं बताता हूं क्या होगा, कोई खास चीज नहीं है। खास ये है कि जब डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, मुझे बताइए क्या बोला मैंने, डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट आप पूरों का ड्यू करोगे। क्या करोगे? डिबेंचर, क्योंकि कैंसिल तो हुए नहीं, जिंदा तो हैं, तो आप एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। क्या बोला मैंने? डिबेंचर इंटरेस्ट, जैसे मान लो 1 लाख का ब्याज है, कितने का ब्याज है, तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट कितने से करोगे, 1 लाख से। उसमें से आधे तो हमारे पास ही पड़े, कितने, आधे, और आधे किसके पास पड़े, पब्लिक के पास। तो पेमेंट केवल कितने करोगे, 50,000। तो एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना, 1 लाख, टू बैंक कितना करोगे, 50,000, टू इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर कितना करोगे, 50,000। डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चे में तो कितना रिकॉर्ड होगा, 1 लाख, इनकम में कितना रिकॉर्ड होगा, 50,000, पॉकेट से केवल कितने जाएंगे, 50,000। नहीं, मैं एक पूरा 6 महीने का बता रहा हूं, पूरा 6 महीने का हो तो, और यदि पूरा नहीं हो तो फिर क्या होता है, आप यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट की बजाय एक दूसरा अकाउंट लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन नॉन डिबेंचर। जैसे अपन ने खरीदा उस टाइम पे कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया था, डिबेंचर इंटरेस्ट, उसकी जगह कौन सा अकाउंट खोल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन डिबेंचर। कौन सा अकाउंट खोल लेते हैं, इंटरेस्ट। तो वो कॉम्प्लिकेसी अपने नहीं है, अपने कोर्स में नहीं है। अपने कोर्स में तो केवल और केवल ये है, खरीदो और तुरंत कैंसिल, खरीदा कैंसिल। वो जो कॉम्प्लिकेसी वाले पॉइंट थे वो सब उड़ा दिए। नहीं, अपन को पैसे कितने मिले, नहीं 100, अपन ने इशू किया तो 100 में किया, और अपन ने आज उसका रीपेमेंट कितने में किया, तो फायदा है या नुकसान? रीपेमेंट केवल कितना किया, 98, पैसा कितना आया, 100, तो फायदा ही फायदा है। 100 रुपए आए, 98 देने पड़े, बैठे बिठाए घर में, फायदा कितने का हो गया, 2 रुपए का। तो अपने कोर्स में तो सिंपल सिंपल ये एंट्रियां जो मैंने आपको बताई है, कोई होल्डिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, खटाक, ठीक है, वरना तो कॉम्प्लिकेसी होती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, बताओ एंट्री क्या बोली मैंने, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। सुन लो पहले, आप खुद ही के डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, शेयर में। बिल्कुल आसान एंट्री,
परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खलास। और उस प्रीमियम को किससे राइट ऑफ कर दो, पी एंड एल से। तो कुल मिला के डिबेंचर होल्डर टू बैंक करने की जगह क्या कर दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। ये भी वन ऑफ द टाइप है रिडम्पशन, कि आपने इनको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, रिडम्पशन। जो पहले डिबेंचर होल्डर थे अब क्या बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए। फायदा नुकसान तो ये है कि एक कंपनी का जो पहले होल्डिंग कम लोगों के हाथ में था, अब होल्डिंग कितने के पास में चला जाता है, ज़्यादा लोगों के पास। पहले वोटिंग लिमिटेड लोगों के हाथ में थी, अब वोटिंग ज़्यादा लोगों के हाथ में चली गई। पहले डिविडेंड कम लोगों के बीच में बंटता था, अब डिविडेंड ज़्यादा लोगों के बीच में बंटने लग गया। कंट्रोलिंग पावर डाइल्यूट हो गया। हर चीज़ के फायदे और नुकसान तो है ही। इंटरेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 100 रुपए की एक चीज़ है, क्या बोला मैंने, और आप उसे 130 में बेचते हो, कितने में, फायदा है नुकसान, कितने का फायदा। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास क्या नहीं है, तो आप वो 100 रुपये लोन पर लाते हो। किस पर लाते हो, लोन पर ब्याज 10 रुपए, कितना है, तो मुझे बताओ 130 में आप बेचते हो तो ब्याज कितना चुका दिया, 10, घर में कितना बचा, 20। एक तो ये तरीका। एक दूसरा तरीका ये है कि आपके पास में दिमाग है, दूसरे के पास में पैसा है, आपने कहा पार्टनर बन जा तू। वो कितने रुपए लेके आ गया, 100, और 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 130, फायदा कितने का हुआ, 30। अब वो कहेगा 50-50, कितना मिल रहा है, 15। तो वो हर जगह न तो शेयर अच्छा होता है, हर जगह न डिबेंचर अच्छा होता है। कोई भी चीज़ किसी भी जगह अच्छी नहीं होती। जैसे गर्मी के अंदर आपको एसी अच्छा लगता है और सर्दी के अंदर आपको हीटर अच्छा लगता है। कभी कभी आपको बरसात अच्छी लगती है, कभी कभी आपको बरसात बुरी लगती है। तो हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आप ये नहीं कह सकते डिबेंचर आर बेस्ट और शेयर आर बेस्ट। एवरीथिंग इज बेस्ट, डिपेंड अपॉन सिचुएशंस। सिचुएशंस पर है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, एंट्री लिख लो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit, to debenture holder, to debenture holder, लिखा। और अगली एंट्री क्या होगी बताओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री लिख दो। प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री लिख दो। पढ़ो एक बार क्वेश्चन।
लिया। पहले तो ये बताओ क्या DRR और DRRI प्रॉपर है? DRR और DRRI की शर्तें क्या क्या थी? 10% और दूसरी क्या थी? 15%। तो मुझे बताओ डिवेंचर टोटल कितने हैं? 7 लाख। तो आपको DRR में कितना चाहिए? 75,000। अभी कितना है? 25 है। तो और कितना बनाना पड़ेगा? 50,000 बनाने की एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। वापस से बोलो एंट्री क्या होगी? तो कितने रुपए से एंट्री करोगे? तो उससे टोटल कितना हो जाएगा? क्या ये समझ में आ गया? दूसरा देखो DRRI देखो आप। DRRI देखो कितने रुपए लिख रखा है? नहीं दे कितना रख रखा है? 1,12,500। चलो चेक करते हैं। तो क्या ये है पूरा? क्या इसमें कोई कमी है? 7,50,000 का डॉट 15% यही होता है। तो इसमें और इन्वेस्टमेंट खरीदने की आवश्यकता, क्या ये समझ में आ गया? तो DRR तो बनाएंगे बट DRRI नहीं बनाएंगे। और DRR भी केवल कितने का बनाएंगे? 50 का, क्योंकि 25 का पहले से बना हुआ है। अरे क्लियर? चलो जी आगे देखो। एनुअल कंट्रीब्यूशन DRR का 31 मार्च को बनाया जाता है। 31 मार्च को बैंक में बैलेंस 7.5 लाख रुपए है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको ब्याज नहीं मिला है। अब ब्याज किस पर नहीं मिला है? इसी पर ही नहीं मिला होगा। किस पर? DRRI इन्वेस्टमेंट पर। तो बताओ ब्याज की एंट्री भी आप कर दोगे। इन्वेस्टमेंट आर रियलाइज्ड एट पार, मतलब जितने के हैं उतने में बिक गए। और रिडम्पशन कितने प्रीमियम पर किया जा रहा है बताओ? और आपको कौन कौन से डेटा बनाने हैं बताओ? डिबेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने केवल और केवल ये लिखा है कि बैंक में 7.5 लाख है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं लिखा बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई डिबेंचर का भी तो ब्याज बनता है। तो एक्चुअली में इन्होंने केवल और केवल ये लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। अरे समझे क्या? क्या नहीं हुआ? किसका रिसिप्ट नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो रखा है? एक बार निकाल के बताओ ब्याज कितना बैठा? बैंक में ब्याज कितना बैठा? 1,12,500 का ब्याज निकालो ना। 10%, 11,000। अरे ब्याज में इतने तंगे क्यों खा रहे हो? 1,12,500 का 10%। बताओ एंट्री क्या होगी? ब्याज की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। अरे होगा कि नहीं होगा? तो पहली एंट्री तो क्या हुई बताओ? P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, वो कितने से हुई? दूसरी एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR। फिर उस इंटरेस्ट ऑन DRRI को कहां भेज दोगे? एंट्री बोलो क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू। फिर इनको बेचा बाची करेंगे, बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। कितने रुपए हो गए? बैंक में पैसे कितने पड़े थे? में ब्याज के कितने मिले? 11,250। और कितने आ गए? टोटल करो। 8,75,000 जो भी मिले। अब रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री बोलो। रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बताओ? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर कितने रुपए के? प्रीमियम कितने रुपए का? जोड़ो कितने हो गए?
8 लाख। इतने पैसे है या नहीं है? अभी जोड़ा ना तुमने, है? पेमेंट करने की एंट्री बोलो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 8,25,000। उस प्रीमियम को क्या कर दोगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। और DRR को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? जनरल। एंट्री क्या होगी बताओ? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल। कितना अमाउंट? 50, 75,000। कितने हजार? 75। लेट सी क्या ये सही है? 25, 50, 1,12,500 बाई बैंक। बैंक अकाउंट देखो, 750, 11,250, 1,12,500, 8,25, 48। और ये कौन सा अकाउंट है बताओ? डिबेंचर होल्डर। यहाँ डिबेंचर आया, यहाँ प्रीमियम आया, यहाँ बैंक आया। अरे कुछ आया क्या समझ में? कल हम ये क्वेश्चन करवा लेंगे। है? नहीं नहीं, ये करवा देंगे, अभी पहला क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, होमवर्क में दूसरे दे देंगे। होमवर्क में मजा आ रहा है।